हेलो फ्रेंड्स। इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 5 आज हम स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 5 शुरू करने से पहले हमने बहुत जो काफ़ी सारे पार्ट 4 पार्ट देखे हमने इससे पहले। उसमें हमने देखा कि कौन-कौन से अलग-अलग सेक्टर से हमारे इंडियन इकोनॉमी में उन सबका जीडीपी में कौन कितना कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कितना कंट्रीब्यूशन है, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन-कौन से नए-नए रिवॉल्यूशंस आए। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा सनराइज़ सेक्टर से कौन-कौन से सनराइज़ सेक्टर से ये सारी बातें हमने पहले 4 पार्ट में पढ़ी है। अब इस पार्ट में जो हमारा लास्ट का टॉपिक यहाँ पे बचा है कि ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। तो ये एक टॉपिक हम इस चैप्टर में इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा कि ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या फ़र्क होता है। द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज़ वन इन व्हिच द जॉब टर्म्स आर फिक्स्ड एंड रेगुलर एंड द एम्प्लॉइज आर गारंटीड वर्क। तो कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है ना कि इसमें ऑर्गेनाइज नाम से ही पता चला कि ऑर्गेनाइज्ड है ना, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमैटिक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जितने भी वो एम्प्लॉइज होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनकी जो जॉब करने की टर्म्स कंडीशंस होती है ना, वो फिक्स्ड होती है, रेगुलर होती है कि आपको इतना घंटा काम करना है। मान लिया आपको 6 से 8 घंटे काम करना है, इसके बाद आप मना भी कर सकते हो। लेकिन कोई जनरली करता नहीं है, लेकिन क्योंकि है ना, आज का काम कल हमें ही करना पड़ता है। लेकिन जनरली आप कर सकते हो कि नहीं, अभी मेरा वर्किंग आवर खत्म हो गया है, इससे आके मैं काम नहीं करूँगा। फिर आपको वर्क की गारंटी दी जाती है। ऐसे ही कोई आके आपको काम से निकाल नहीं सकता, है ना? जब तक आप कोई गलत काम नहीं करते हो, जब तक आप सही काम करते रहते हो, तो आपको कोई काम से नहीं निकालेगा। The organized sector comprises manufacturing, enterprise, business, school, hospital and unit registered with the government। अब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कौन-कौन से काम आते हैं, एक्टिविटीज़ आती है कि मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग बड़ी-बड़ी कंपनीज़ टाटा, बिरला ऐसे एंटरप्राइज़ेज़ वही कंपनीज़ ही हो गया। बिज़नेसेस बिज़नेसेस में जो भी बहुत सारे ऐसे बिज़नेसेस होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं ना, तो वहाँ पे ये जो आपको फैसिलिटीज़ होती है कि फिक्स्ड एंड रेगुलर गारंटीड वर्क, ये सारी फैसिलिटीज़ बड़े-बड़े बिज़नेसेस में मिल जाती है। फिर आ गया आपका स्कूल। स्कूल में भी आपके जो टीचर होते हैं वो परमानेंट होते हैं। हॉस्पिटल में भी जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होती है, वो भी परमानेंट होती है। एंड यूनिट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। और ऐसे ऑफिसेस, ऐसे यूनिट्स जो कि गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर होते हैं ना, हमारा जो खुद ही गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं, जैसे पंचायत ऑफिस हो गया आपका, या तहसील ऑफिस हो गया, ये क्या है, ये खुद ही गवर्नमेंट ऑफिसेस है। तो इनको क्या है ना, ये सारे फिक्स्ड और रेगुलर इनके काम के टर्म्स होते हैं। इट ऑल्सो कंप्राइजेस लीगली लाइसेंस्ड स्टोर्स, क्लिनिक्स एंड ऑफिसेस। अब जो लीगली लाइसेंस्ड स्टोर्स होते हैं ना, जिनको लाइसेंस मिला होता है काम करने के लिए, जैसे कि आपके वाइन या बियर के शॉप होते हैं ना, उनके पास लाइसेंस होता है, या आपका मेडिकल हो गया, जो मेडिकल स्टोर होता है उनके पास लाइसेंस होता है। तो उनको ये लाइसेंस सरकार ने दिया हुआ होता है कि आप ये काम कर सकते हो, तो उनको भी ये राइट्स मिलते हैं। फिर क्लिनिक्स, छोटे जो अपने सिंगल डॉक्टर होते हैं क्लिनिक्स में, तो उनको भी क्या है ना, उनके पास भी लाइसेंस होता है, तो उनको भी ये सारी फैसिलिटीज यहाँ पे मिलती है। उनको भी जो वर्किंग आवर है उनका, या आवर से नहीं बोल सकते आप, लेकिन जो भी वर्किंग टर्म्स होते हैं ना, जो कंडीशंस होती है, वो उनको भी लागू यहाँ पे होती है। और जो भी बाकी गवर्नमेंट ऑफिसेस है वो भी। द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैज लोअर अनएम्प्लॉयमेंट देन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। यहाँ पे निगेटिव वर्ड है दो ना, ये अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और लोअर, मतलब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो नौकरियां है ना, वो संख्या में बहुत कम है, और जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो जॉब है वो थोड़े ज्यादा है नंबर में। In the organized sector, job terms are stable and consistent and employees have guaranteed work and social security। वही बोल रही है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है ना, आपकी जॉब करने की टर्म जो है ना, वो स्टेबल है, एक जैसी है, जल्दी नहीं बदलती है, और कंसिस्टेंट है, लगातार वही चलते आ रहे हैं। और जो एम्प्लॉयज है उनको वर्क की गारंटी दी जाती है कि आपको काम से नहीं निकाला जाएगा। जो जब आप एग्जाम दे के वहां पे गए हो, तो क्यों आपको कोई निकालेगा, है? जब तक आप कोई गलत काम नहीं करते हो, आपको कोई नहीं निकालता है। और सोशल सिक्योरिटी, वहाँ पे आपको सोशल सिक्योरिटी भी मिल जाती है। अब सोशल सिक्योरिटी मतलब क्या होता है ना, अ, कि नाम से लगता है कि आपको सिक्योरिटी दी जाती है ना? वो सारी सर्विसेज जो सोसाइटी उपलब्ध करा के देती है उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए, जिससे कि उनका बचाव हो सके। वो सारी सर्विसेज जो सोसाइटी में हमें मिलती है गवर्नमेंट द्वारा, जो सर्विसेज पाके हम अपना बचाव कर सकते हैं। किन किन सिचुएशन में अपना बचाव कर सकते हैं?
कि जैसे कि बुजुर्ग लोग होते हैं, बुजुर्ग लोगों के लिए ओल्ड एज होम बनवा दिया, या फिर कोई गरीब लोग हो गए उनको खाने पीने की सुविधा दे दी, या फिर कोई बहुत ही टैलेंटेड लड़का है लेकिन पैसे नहीं है उनके घर वालों के पास, तो उनको कोई फंड दे दिया। या कोई भी हॉस्पिटल की ज़रूरत है, जैसे कोई हॉस्पिटल की ज़रूरत है, उसे हॉस्पिटल का खर्चा दे दिया। काफ़ी बार क्या होता है ना, ये सारी सर्विसेज जो होती है वो ज़्यादातर गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। और जो लोग गरीब होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, जो डिसेबल होते हैं, जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं होती है, उन्हें इस सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम के द्वारा यहाँ पे लाभ मिलता है। तो ऐसे सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम में जो जिन जिन लोगों को लाभ मिलता है ना, वो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाते हैं। अब बात कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, है ना। ऊपर हमने देखा कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यहाँ पे, तो बिल्कुल उल्टा है उसके, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बिल्कुल उल्टा होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो उसमें क्या होता है, ऑन द अदर हैंड इज वन इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑन द अदर हैंड इज वन इन विच एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर नॉट डिफाइंड एंड रेगुलर एंड एंटरप्राइजेस आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। अब जबकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या होता है ना, जो वर्किंग कंडीशन होती है, जो वर्किंग टर्म्स होते हैं, वर्किंग आवर्स होते हैं, किसी किसी वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारे इसके विशेषताएं हैं किसकी, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की, कि वहाँ की जो जॉब की टर्म्स होती है, जो जॉब की टर्म्स फिक्स नहीं होती है, रेगुलर नहीं होती है, इंटरप्राइजेज जो होती है कंपनीज, वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर नहीं होती है, इसलिए वहाँ पे बस उनकी मालिक ही चलती है, जो उस कंपनी का मालिक है, जो उसके मन में आता है वो वहाँ पे चलती है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, स्ट्रीट वर्कर्स एंड दोज ऑपरेटिंग इन टाइनी वर्कशॉप्स unaffiliated with the government are all part of the unorganized sector। अब यहाँ पे बता रखा है कि कौन कौन से लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हमने देखा, जो बिल्डिंगें बनती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है, वो उसे कौन बनाता है ना, ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बनाते हैं। उनकी कोई जॉब टर्म होती है, फिक्स होता है क्या कोई रेगुलर? नहीं, कभी कभी बिल्डर बोल सकता है कि नहीं आपको सुबह 7 बजे आना है, फिर बोल सकते हैं नहीं रात को 9 बजे तक आपको रुकना है, तो आपको रुकना पड़ता है क्योंकि काम की जरूरत तो सबको होती है ना, तो इसलिए उनको रुकना पड़ता है। फिर डोमेस्टिक वर्कर्स हो गए हमारे, जो भी हमारे डोमेस्टिक वर्कर मतलब एग्रीकल्चर में से रिलेटेड जो भी होते हैं वो। फिर स्ट्रीट वर्कर्स जो रास्ते के काम के लिए होते हैं वो। एंड दोज ऑपरेटिंग इन टाइनी वर्कशॉप्स, और जो जो छोटी छोटी ऐसी दुकानें होती हैं कपड़ों की, खाने पीने की, उनका हाथ बटाने के लिए जो लोग होते हैं ना, वो क्या होते हैं ना, ये सारे लोग आ जाते हैं हमारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। और ये सारी जो वर्कर्स है ना, वर्कर जहाँ पे काम करते हैं ना, जिस फील्ड में, वो क्या है ना, वो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई नहीं होती है ना, नॉट कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट। A home-based worker, self-employed worker, or wage worker in the unorganized sector is an unorganized worker। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर की डेफिनेशन दे रखी है कि जो लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं उनको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। जैसे कि होम बेस्ड वर्कर है, घर में हमने देखा है काफी बार जो लेडीज होती है वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे घर पे जो बहुत सारे से चीजें होती है जो घर पे खाने पीने की, वो बनाते हैं ना घर पे बैठ के, तो वो वर्कर्स हो गए। फिर सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद की ऐसे छोटी सी दुकान लगा के बैठे हुए होते हैं, या वेज वर्कर्स जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, ये सारे आ जाते हैं आपके अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। आचार, सॉरी मुझे नाम याद नहीं आ रहा था यहाँ पे। जो होम बेस्ड वर्कर होते हैं ना, जो खाने पीने की चीजें होती है, आचार हो गया या और कुछ पापड़ जैसी चीजें बनाते हैं, वो हो गए होम बेस्ड वर्कर आपके। फिर आगे बोला है लो वेजेस, अनस्टेबल इरेगुलर वर्क एंड अ लैक ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम लेजिस्लेशन और ट्रेड यूनियन कैरेक्टराइज द इंडस्ट्री। अब यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की यहाँ पे इन्होंने विशेषताएं दी हुई है कि कौन कौन सी विशेषताएं है इसकी, कि लो वेजेस है ना, आपको जो वेतन बहुत कम मिलता है। अनस्टेबल एंड इरेगुलर वर्क, किसी दिन आपको ज़्यादा काम मिलेगा, किसी दिन आपको बिल्कुल भी काम नहीं मिलेगा, आपको घर पे बैठना पड़ेगा। एंड अ लैक ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम लेजिस्लेशन एंड ट्रेड यूनियंस, तो वहाँ पे उनकी यूनियन भी नहीं होती है, और उनको किसी लेजिस्लेशन से, किसी कायदे से कोई प्रोटेक्शन भी वहाँ पे नहीं मिलता है। फिर दी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर रिलाइज हेवीली ऑन लेबर एंड इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ज्यादातर वो किस पे डिपेंड रहता है, लेबर पे ना, मजदूर लोगों पे डिपेंड रहता है, और जो हमारी इंडिजिनियस, जो हमारी घरेलू टेक्नोलॉजीज है ना यहाँ पे इंडिया की, उस पे वो डिपेंड ज्यादातर रहते हैं। अकॉर्डिंग टू दी एनसीई यूएस, नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेस इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कैटेगराइजेशन, तो इन्होंने क्या किया है, हम यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की एक डेफिनेशन दी रखी है
तो उनके हिसाब से द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कंप्राइजेस ऑफ ऑल अनइनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट एंटरप्राइजेस owned by individuals and households engaged in the sale and production of goods and services, operated on a proprietary or partnership basis and with fewer than 10 total workers. डेफिनेशन लंबी है, इसे थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके फिर समझेंगे। बोल रहे हैं कि यहाँ पे द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कंप्राइजेस ऑफ ऑल अनइनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे एंटरप्राइजेस है, ऐसी ऐसी कंपनीज है जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर नहीं है, जिसे कौन है फिर इसके मालिक है हम जैसे इंडिविजुअल्स, हम जैसे इंडिविजुअल्स है और हाउस होल्ड है, और छोटी छोटी कंपनी जो कि घर पे बैठ कर भी चला सकते हैं, ऐसे लोग यहाँ पे है। तो क्या करते हैं लोग, एंगेज इन द सेल एंड प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या करते हैं, चीजें बनाते हैं, गुड्स बनाते हैं या फिर सर्विसेज देते हैं। क्यों देते हैं, कौन से सेक्टर में देते हैं, कैसे देते हैं, ऑपरेटेड ऑन अ प्रोप्राइटरी और पार्टनरशिप बेसिस। कोई एक आदमी है जो कंपनी चला रहा है और सर्विसेज दे रहा है, गुड्स बना रहा है, या कोई पार्टनरशिप में है ना। पार्टनरशिप आपको पता होगा, एक दो या तीन लोग मिलकर पार्टनरशिप बनाते हैं, फिर वो पैसा भी एक प्रोपोर्शन में लगाते हैं और उसी प्रोपोर्शन में प्रॉफिट भी लेते हैं। तो हो सकता है कोई एक आदमी है, या हो सकता है कोई पार्टनरशिप डीड है, या पार्टनरशिप डीड बना के वहाँ पे कंपनी चला रहे हैं, एंड विथ फ्यूअर देन 10 टोटल वर्कर्स। और जहाँ पे जो टोटल वर्कर्स है वहाँ पे मालिक पकड़ के वो 10 से भी कम है। ये है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का सिंपल सा डेफिनेशन। डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आएगा तो भी इतना डिफिकल्ट नहीं है फ्रेंड्स। तो आगे बोल रहा है, हाउएवर, ऐसा है फिर भी, इनफॉर्मल वर्कर्स आर डिफाइंड एज दोज who work in unorganized firms or families, excluding regular workers with social security benefits and workers in the formal sector who do not get any employment benefits, social security from their employers। अब ऊपर हमने देखा कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, यहाँ पे उन्होंने दिया है कि इनफॉर्मल वर्कर मतलब ऐसे लोग जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। तो दोस्त जो कि ऐसी कंपनीज में, ऐसी फैमिलीज में काम करते हैं जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है। एक्सक्लूडिंग मतलब दो वर्ड्स होते हैं ना, एक तो होता है इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग मतलब किसी चीज को पकड़ना, कंसिडर करना। एक्सक्लूड मतलब किसी चीज को छोड़ देना। किस किस को छोड़ेंगे, द रेगुलर वर्कर्स, हम जैसे रेगुलर वर्कर जिन्हें जॉब सिक्योरिटी है, या ऐसे लोग जो सोशल सिक्योरिटी में बेनिफिट उनको मिलता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात बता दो कि सोशल, बहुत सारे लोगों को लगता होगा अगर सोशल सिक्योरिटी पाने वाले लोग जो है वो गरीब होते हैं तो वो फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आने चाहिए, लेकिन नहीं। यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी मैं, जो हमारी वो गारंटीड स्कीम है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो इस स्कीम के तहत क्या होता है, जो भी गरीब लोग होते हैं जिनके पास काम नहीं है, उनको 100 दिन की गारंटीड प्रोग्राम, गारंटीड आप बोल सकते हो एम्प्लॉयमेंट मिलता है ना, 100 दिन का काम मिलता है फिक्स। फिर ये 100 दिन जो है ना, ये 100 दिन उनके लिए क्या हो गया ना, ये 100 दिन के लिए ये लोग क्या हो गए, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का पार्ट हो गया। 100 दिन के बाद जब उनके पास कोई फिक्स काम नहीं है तो ये क्या हो गया, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का पार्ट यहाँ पे हो जाएंगे। तो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसे ऐसे लोग आएंगे। सबसे पहले हम छोड़ेंगे रेगुलर वर्कर्स को, हम जैसे लोगों को, और फिर ऐसे लोगों को जिन्हें सोशल सिक्योरिटी यहाँ पे मिली है। तो इन दोनों ग्रुप को छोड़ के जितने भी लोग बचेंगे वो हो जाएंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे कि आपको एग्रीकल्चर में जो लेबर होते हैं वो हो गए, या फिर आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे आपने देखा होगा ना, वो उनका हाथ बटाते हैं वो लोग हो गए, वो क्या हो गए ना, वो फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का यहाँ पे पार्ट हो गए हैं। फिर उनको क्या होता है ना, कोई एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट नहीं मिलते, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलते उनके एम्प्लॉयर से, उनके मालिक से। आगे यहाँ पे इन्होंने डिफरेंस दे रखा है कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले उनकी डेफिनेशन में डिफरेंस देखेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या होता है ना, वेयर द एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर फिक्स्ड एंड रेगुलर एंड द एम्प्लॉयज गेट अश्योर्ड वर्क। तो एम्प्लॉयज को क्या होता है ना, जॉब कंडीशन जो होती है वो फिक्स होती है, टर्म्स जो होती है वो फिक्स होती है, आपके वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं, आपकी सैलरी फिक्स होती है, और आपको एक अश्योर्ड वर्क दिया जाता है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे जो स्मॉल या स्कैटर्ड यूनिट्स होते हैं ना, मतलब छोटी छोटी कंपनी होती है, वो क्या होती है ना, गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर नहीं होती है। The unorganized sector is characterized by small and scattered units which are largely not registered with the government। फिर सेकंड डिफरेंस दे रखा है उन्होंने कि गवर्न बाय, कौन गवर्न करता है।
ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को गवर्न करता है वेरियस एक्ट्स, काफी सारे जो एक्ट्स होते हैं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, बोनस एक्ट हो गया, पीएफ एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट। तो इनके तहत क्या होता है ना कि फैक्ट्रीज एक्ट के तहत क्या होता है कि आपको यहाँ पे वर्किंग कंडीशन दी जाती है कि नहीं, लेबर को बचाने के लिए आपको ऐसी ऐसी कंडीशन देनी होगी, आपको पीने का पानी स्वच्छ देना होगा, आपको सैनिटाइजेशन की फैसिलिटी वहां पे देनी होगी। फिर बोनस एक्ट के तहत आपको देते हैं कि आपको कम से कम इतना बोनस तो देना होगा, अगर कोई दिवाली आती है, कोई भी आपका फेस्टिवल आता है तो आपको बोनस देना है। फिर यहाँ पे पीएफ एक्ट में मिनिमम आपको इतना पीएफ तो देना है ना। हमारे होता है ना सैलरी में, हम हमारे सैलरी में से कुछ पीएफ करता है, हमारा बैंक कुछ पीएफ डालता है, तो ऐसे फैसिलिटीज आपको पीएफ एक्ट के तहत मिल जाती है। फिर मिनिमम वेजेस, कम से कम इतना बेसिक तो आपको देना है। ऐसे भी बहुत सारे एक्ट है वहाँ पे। फिर लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या होता है ना, कोई भी एक्ट के तहत आपको सिक्योरिटी नहीं मिलती है, जो मालिक के मन में होगा वो आपको करना पड़ेगा। फिर आगे का कंपोनेंट दिया है इन्होंने कंपैरिजन में कि गवर्नमेंट रूल्स है ना, ऑर्गेनाइज ये है ऑर्गेनाइज्ड, ये है अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आपको गवर्नमेंट रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। फिर आता है रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मतलब आपकी सैलरी। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में सैलरी मंथली होती है, और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में डेली वेजेस, दिन भर आपको काम करना है, फिर शाम को आपके पैसे आपको लेके जाने हैं। फिर आगे का डिफरेंस कंपोनेंट इन्होंने बताया कि जॉब सिक्योरिटी। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी आपको मिलती है, वर्कर्स एंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी मतलब होता है कि आपको कोई काम से निकाल नहीं सकता है, लेकिन ऐसा अगर गलत काम करोगे तो निकाले जाओगे, है ना। गलत काम के लिए कोई आपको काम पे नहीं रखेगा, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस हो चाहे प्राइवेट ऑफिस हो। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या होता है ना कि नो एम्प्लॉयमेंट, सॉरी, एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, है ना। पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीजन। अब एम्प्लॉयमेंट फिक्स नहीं है। मान लीजिए कोई मजदूर है, वो गया मालिक के पास, दूसरे दिन मालिक ने बोला नहीं नहीं अब मुझे तुम भी काम पे नहीं रखना है, मुझे तुमसे भी अच्छा आदमी मिल गया है। तो मजदूर कुछ नहीं बोल सकता, क्या बोलेगा बेचारा ना, अब उसको काम से निकाल दिया मालिक ने। तो ऐसा आप ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नहीं कर सकते हो, किसी को आप काम से नहीं निकाल सकते हो विदाउट एनी रीजन, कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होगा तभी आप निकाल सकते हो। फिर आगे वर्किंग आवर्स, तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्किंग आवर्स फिक्स्ड होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नहीं होते हैं ना। आपको पता नहीं 8 घंटे काम करना पड़े, 10 घंटे करना पड़े, कभी कभी 12 घंटे भी करना पड़े। वहाँ पे जो जो वर्किंग आवर्स है वो फिक्स नहीं होते, मालिक के मूड पे डिपेंड रहते हैं। अब आगे बोल रखा है सैलरी ऑफ वर्कर्स। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या होता है, जो वर्कर्स होते हैं ना उनको जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है कि इतना मिनिमम देना है, उससे तो आगे ही देना पड़ता है ना, उससे कम नहीं दे सकते। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वहां पे आप सैलरी जो है वो कम भी देखने को आपको मिलेगी। फिर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ फंड बाय द एम्प्लॉयर, हाँ यहाँ पे हमारी बैंक डालता है ना, हमारे पीएफ में आधा आधा हमसे कटता है, आधा हमारा बैंक डालता है। ये फैसिलिटी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आपको मिलेगी, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नहीं मिलेगी। फिर इंक्रीमेंट इन सैलरी, सैलरी में इंक्रीमेंट वंस इन अ वाइल हमारी होती है। तो लेकिन ये क्या होता है ना, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है उनके यहाँ पे इंक्रीमेंट रेयरली होता है, ना के बराबर ही होता है। तो ये यहाँ पे इन्होंने बताया है। तो आगे का कंपोनेंट है कंपैरिजन का, कि बेनिफिट्स एंड परक्यूसाइड्स। तो बेनिफिट्स आपको यहाँ पे दिया है कि एम्प्लॉयज गेट एड ऑन बेनिफिट्स लाइक मेडिकल फैसिलिटीज। मेडिकल बिल हमारे भी निकलते हैं ना, अगर आपका जो फैमिली मेंबर है कोई एडमिट हो, बीमार हो, तो उसके मेडिकल बिल हम रियम्बर्स कराते हैं। फिर पेंशन, पेंशन मिलती है, लीव पेड लीव होती है, ट्रैवल कंपनसेशन, अगर कोई टूर हो कोई मीटिंग हो तो उसका ट्रैवल कंपनसेशन, उसके पेट्रोल के पैसे हम HRMS से लेते हैं ना। तो ये सारी फैसिलिटीज होगी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की। ऐसे कोई भी फैसिलिटी आपको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नहीं मिलेंगी। और यहाँ पे एक वर्ड है परक्यूसाइट। परक्यूसाइट मतलब क्या होता है ना कि आप आपकी एक सामाजिक जो प्रतिष्ठा होती है ना, आपका जो सोशल पोजीशन है वो बहुत अच्छा होता है, उसके कारण आपको एक विशेष अधिकार मिलता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि सुविधा। मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि जो हमारी जो मैनेजमेंट लेवल में आपको देखा होगा कि जो एजीएम डीजीएम सर होते हैं ना, तो उनको क्या होता है ना कि अगर उनकी आरबीओ लेवल पे या जोनल लेवल पे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो उनको ना फॉरेन टूर मिलती है ना, फॉरेन टूर मिलती है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया ना, हम सबको थोड़ी ना मिलती है फॉरेन टूर, ये उन लोगों को मिलती है, ये सिर्फ उन्हीं लोग, क्योंकि उनकी जो सोशल पोजीशन है वो बहुत अच्छी है, उनका जो काम है वो बहुत टफ है, लेकिन फिर भी वो उसे इतने अच्छे से निभाते हैं, इसके लिए ये इन्हें एक अवार्ड मिलता है कि आपको एक फॉरेन टूर दी जाएगी। तो ये होता है परक्यूसाइड।
ऐसा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नहीं होता है। और एग्जांपल अगर हम देखें ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स है ना, जो टाटा बिरला ऐसी कंपनी से बड़ी बड़ी, उनके वर्कर्स को भी ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की फैसिलिटीज यहाँ पे मिलती है। और अगर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करें तो शॉपकीपिंग, जो छोटी छोटी शॉप होती है, दुकानें होती है, फार्मिंग, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी मजदूर लोग होते हैं, या डोमेस्टिक वर्कर। डोमेस्टिक वर्कर मतलब ऐसे वर्कर जो डेली वेजेस पे काम करते हुए, कुछ भी काम दे दो उनको, वो कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आपका ये चैप्टर ही, शायद चैप्टर ना, पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। एक बार क्विक रिवाइज कर लेंगे। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की यहाँ पे बात की है कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या होता है कि आपकी जॉब टर्म से फिक्स होती है, रेगुलर होती है, गारंटेड वर्क होता है। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कौन कौन से यूनिट आते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, बिजनेस, स्कूल, हॉस्पिटल, काफी सारी ऐसी चीजें, क्लिनिक्स या ऐसे स्टोर्स जो लीगली लाइसेंस है, जिनको लाइसेंस मिला हुआ है। फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करें तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या होता है ना कि जॉब कंडीशन जो है अच्छी नहीं होती है, टर्म्स फिक्स नहीं होती है, रेगुलर नहीं होती है, इंटरप्राइजेज जो है वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं होते, इसलिए सिर्फ मालिक की ही चलती है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, स्ट्रीट वर्कर्स, ये सारे क्या हो गए ना, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड ज्यादा रिवाइज करने जैसा नहीं है, रिवाइज यही का, इसी का टेबल फॉर्म में नीचे दिया है इन्होंने डिफरेंस बना के, फिर इसे हम लोग रिवाइज कर लेंगे एक बार। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है ना कि टर्म्स फिक्स होती है, रेगुलर होती है, वर्क जो आपका वर्क है वो अश्योर्ड वर्क आपको मिलता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो कंपनीज होती है वो गवर्नमेंट के साथ भी रजिस्टर नहीं होती है। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर को कौन गवर्नमेंट करता है, तो वेरियस एक्ट्स होते हैं, वो उसके तहत जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो गवर्न होता है, कंट्रोल होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी एक्ट नहीं होता है, मालिक के मन से सब कुछ होता है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमें बोनस, सॉरी, गवर्नमेंट रूल्स को यहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, यहाँ पे नहीं करना पड़ता है। फिर सैलरी के बारे में बोला है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में मंथली सैलरी होती है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड में डेली बेसिस पे काम करना पड़ता है। जॉब सिक्योरिटी के बारे में बोले तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं मिलेगी। वर्किंग आवर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में फिक्स होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फिक्स नहीं होते हैं। सैलरी बोलेंगे तो मिनिमम सैलरी तो कम से कम इतनी होनी चाहिए, कंडीशन होती है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। लेकिन यहाँ पे ना मिनिमम ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको आपके काम के हिसाब से पैसे मिलेंगे। फिर पीएफ के बारे में बोला है कि पीएफ में एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। इंक्रीमेंट आपको यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे रेयरली मिलेगी, ना की बराबरी होगी। फिर बेनिफिट्स और परक्यूसाइड की बात करें तो एम्प्लॉयज के एड ऑन बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटी, पेंशन, पेड लीव मिलती है, ट्रैवल कंपनसेशन मिलता है। और यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आपको ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। फिर एग्जांपल अगर हम देखें कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का क्या है, तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल वर्कर होते हैं। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आपको मिलेंगे शॉपकीपिंग, फार्मिंग, डोमेस्टिक वर्कर्स। ये डिफरेंस इजी है फ्रेंड्स, और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के लिए, पूछ सकते हैं आपसे। तो आपको एक बार इसे अच्छे से फिर से रिवाइज करके जाना है। चलिए, ये क्वेश्चन दिए है उन्होंने, मैकमिलन की बुक से है। एक बार चैप्टर, पूरे चैप्टर का यहाँ पे आपका शॉर्ट में रिवीजन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। इनमें से कौन सा प्राइमरी सेक्टर का कंपोनेंट नहीं है। हमने देखा ना प्राइमरी सेक्टर के कंपोनेंट क्या कौन कौन से, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है, माइनिंग है, क्वेरिंग है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इसका पार्ट नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेनरी सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ। तो क्वेनरी सेक्टर कौन से सेक्टर का पार्ट है, एग्रीकल्चर सेक्टर का है, सर्विसेज का है, इंडस्ट्रियल का है, या फॉरेन सेक्टर का है ना। फॉरेन सेक्टर तो है ही नहीं आपका, ये तो है ही नहीं। तो क्वाटरनरी सेक्टर आपका है, सर्विसेज सेक्टर का पार्ट होता है। क्वाटरनरी सेक्टर में क्या देखा ना हमने कि क्वाटरनरी सेक्टर मतलब जहाँ पे आपको किसी भी पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज होना जरूरी होता है, जैसे कि टीचिंग हो गया है ना, टीचिंग, रिसर्च, ऐसे क्या है, ये क्या है, क्वाटरनरी सेक्टर का पार्ट है। फिर थर्ड आता है आपका ब्लैक रिवॉल्यूशन इज कनेक्टेड टू। तो ब्लैक रिवॉल्यूशन हमने देखा, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, एग्रीकल्चर में काफी रिवॉल्यूशन हुए, उसमें से ब्लैक रिवॉल्यूशन किसके साथ कनेक्टेड था, एक बनाना, पेट्रोलियम, या पल्सेस। तो नाम से ही या फिर अगर कोई सेंस ऑफ ह्यूमर अगर हम लगाएंगे तो पेट्रोलियम है ना, पेट्रोलियम थोड़ा सा, अगर रॉ पेट्रोलियम देखिए तो थोड़ा सा ब्लैक कलर का होता है, तो ये यहाँ पे इसका आंसर है पेट्रोलियम। फोर्थ क्वेश्चन है, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द नेशनल आउटपुट। तो ऐसा कौन सा सेक्टर है तो जो जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, कौन सा है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, सर्विसेज है, या मैन्युफैक्चरिंग है, कौन सा सेक्टर है ना। तो सर्विसेज, सर्विसेज सेक्टर आपका जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इंडस्ट्री का सब सेक्टर होता है।
ये पांचवा क्वेश्चन। फिर एक एक बात बता दूं फ्रेंड्स, ये चौथा और पांचवे क्वेश्चन को आप एक बार गौर से देखिए। यहाँ पे इन्होंने पूछा है चौथे क्वेश्चन में कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जो जीडीपी में